अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू IAS पॉइंट। दिस इज़ दीपाली। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस वीडियो की तरह और सारी वीडियो देखने को मिल सकें और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ठीक से कर सकें। तो आप सबको पता है कि हमने क्लास 12th की जो हमारी बुक है NCERT इकोनॉमिक्स उसको स्टार्ट कर दिया है और जिसमें हम सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र, हमारी दो बुक है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, तो हम उनमें से पहली बुक व्यष्टि अर्थशास्त्र को स्टार्ट कर चुके हैं। तो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था उसमें हम कल कौन सा टॉपिक पढ़ चुके हैं, सामान्य अर्थव्यवस्था। इस टॉपिक को हम कल कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम हमारा सेकंड टॉपिक जो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, इसको कंप्लीट करने वाले हैं। यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके सामने जो केंद्रीय समस्याएं यानी उसकी केंद्रीय समस्याएं क्या है। ठीक है, तो चलिए देखिए। वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग जीवन की आधारभूत आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। यानी हम जो वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन, विनिमय और उपभोग करते हैं वो जीवन की आधारभूत आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। उत्पादन से आप क्या समझते हैं? उत्पादन का मतलब होता है प्रोडक्शन, यानी हम जो किसी भी वस्तु या सेवाओं का जो प्रोडक्शन करते हैं वो। विनिमय यानी आदान प्रदान, यानी कि हमको चेंज करना और एक्सचेंज करना। ठीक है, और उपभोग यानी कि हम क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं जो किसी भी वस्तु या सेवाओं का, वो हो गया हमारा उपभोग, यानी कि उपयोग में लाना। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे जीवन की आधारभूत आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक समाज को इन आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापों के दौरान संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। अब क्या होता है, हर समाज के हर इंसान को इन सब काम को करते हुए, यानी कि उत्पादन, विनिमय और उपभोग, इन सब क्रियाओं को करते समय संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है तथा संसाधनों की यह कमी का चयन की समस्या को जन्म देती है। और संसाधनों की यह कमी ही चयन की समस्या को जन्म देती है। यानी कि हमारी जो चुनने की जो समस्या होती है ना, कि हमको किसी चीज़ को चुनना है, उस सब की समस्या को जन्म कौन देती है? संसाधन की कमी। अर्थव्यवस्था में इन दुर्लभ संसाधनों के उपयोग के लिए प्रतिस्पर्धी विकल्प होते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना पड़ता है कि वह अपने दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार उपयोग करे। अर्थव्यवस्था की समस्याएं प्रायः संक्षेप में इस प्रकार होती हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो हर समाज को ये निर्णय करना पड़ता है, यानी हर समाज को और समाज के लोगों को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि वह अपने दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार उपयोग करें, यानी उनको जो संसाधन मिले हुए हैं उनका उपयोग किस तरह से करें। और अर्थव्यवस्था की समस्याओं को कुछ इस तरह से बांटा हुआ है। तो देखिए, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। पहली प्रॉब्लम तो यह आ जाती है अर्थव्यवस्था की और अर्थव्यवस्था में संसाधनों की, कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, कि वस्तुओं का उत्पादन कितना हो और उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। आगे, प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि प्रत्येक संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं में से किन किन वस्तुओं और सेवाओं का वह कितना उत्पादन करेगा। अधिक खाद्य पदार्थों, वस्तुओं या आवासों का निर्माण किया जाए अथवा विलासिता की वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाए। अब क्या होता है कि एक डिसीजन लेना पड़ता है कि किन वस्तुओं का कितना उत्पादन करना है। फिर ये भी सोचना पड़ता है कि खाद्य पदार्थों और वस्तुओं का और आवासों का निर्माण किया जाए या फिर हमारी विलासिता की वस्तुओं का निर्माण किया जाए। हमारे लिए क्या जरूरी है, खाद्य पदार्थ और वस्तुएं और आवास जरूरी है या हमारे लिए विलासिता की वस्तुएं जरूरी हैं। तो ये देखना पड़ता है कि किसका कितना उत्पादन किया जाए। दूसरा, कृषि जनित वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाए या औद्योगिक उत्पादन का या तथा सेवाओं का। अब कृषि जनित वस्तुओं का ज़्यादा उत्पादन किया जाए या औद्योगिक क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पर नेक्स्ट है, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर अधिक संसाधन का उपयोग किया जाए या अन्य सैन्य सेवाओं के गठन पर। हमें शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहिए, या फिर हमें जो हमारी सैनिक सेवाएं हैं उन पर, उनके गठन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बुनियादी शिक्षा को बढ़ाने पर अधिक खर्च किया जाए या उच्च शिक्षा पर। अब हमको बुनियादी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए या उच्च शिक्षा को। उपयोग की वस्तुएं अधिक मात्रा में उत्पादित की जाएं या निवेश परक वस्तुएं, मशीन आदि, जिससे भविष्य में उत्पादन तथा उपभोग में वृद्धि होगी। इस प्रकार की वस्तुएं कैसे उत्पादित की जाएं। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन उठता है कि ये वाला काम किया जाए या ये वाला काम किया जाए। दोनों ही काम जरूरी है, तो किसको किया जाए, यानी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, क्योंकि अगर हम इस वाले काम को करते हैं तो ये वाला काम हमारा रुक जाएगा, है ना। और अगर हम इसको करते हैं तो कहीं
ना कहीं ये वाला खतरे में पड़ जाएगा। तो ये हो गई आपकी एक प्रॉब्लम। इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं। अब प्रॉब्लम दूसरी क्या आती है कि इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं। तो देखिए, प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं से उत्पादन करते समय किस किस वस्तु या सेवा में किस किस संसाधनों की कितनी मात्रा का उपयोग किया जाए, अधिक श्रम का उपयोग किया जाए अथवा मशीनों का। प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के लिए उपलब्ध तकनीकों में से किस तकनीक को अपनाया जाए, इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा किसे प्राप्त होगी, अर्थव्यवस्था के उत्पादन को व्यक्ति विशेष के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाना चाहिए, किसको अधिक मात्रा प्राप्त होगी तथा किसको कम, यह सुनिश्चित किया जाए अथवा नहीं कि अर्थव्यवस्था की सभी व्यक्तियों को उपभोग की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध हो। क्या प्रारंभिक शिक्षा तथा बुनियादी स्वास्थ्य सेवा जैसी सेवाएं अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्तियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। मतलब क्या होता है कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते समय वस्तु और सेवाओं को किस प्रकार संसाधन की जो मात्रा में कमी होती है उस पर ध्यान दिया जाए, और इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाता है, अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा किसे प्राप्त होगी, अर्थव्यवस्था के उत्पादन को व्यक्ति विशेष के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाएगा, यानी अर्थव्यवस्था से जो उत्पादन होगा उसको सभी व्यक्तियों में किस तरीके से उस उत्पादन को विभाजित किया जाएगा, किसको अधिक मात्रा में मिलेगी, किसको कम देनी है, इस सब का काम ये इसमें ही करते हैं। आगे देखिए, अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था को इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि विभिन्न संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ संसाधनों का विनिधान कैसे किया जाए, और उन व्यक्तियों के बीच जो अर्थव्यवस्था के अंग हैं उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का वितरण किस प्रकार किया जाए। सीमित संसाधनों का विनिधान तथा अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण ही किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने एक समस्या का सामना करना पड़ता है कि जो भी उत्पादन होता है वस्तुओं और सेवाओं का, उसे लोगों के बीच किस तरह से बांटा जाए, और उन व्यक्तियों के बीच जो अर्थव्यवस्था के अंग हैं उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं का वितरण किस तरह से किया जाए। और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, सेवाओं और संसाधनों का वितरण ही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। आगे क्या दिया है, सीमांत उत्पादन संभावना। ये एक एग्जाम्पल दिया है, जिस प्रकार व्यक्तियों के पास संसाधनों का अभाव होता है उसी तरह कुल मिलाकर किसी अर्थव्यवस्था के संसाधन भी उस अर्थव्यवस्था में रहने वाले व्यक्तियों की सम्मिलित आवश्यकताओं की तुलना में सर्वदा सीमित होते हैं। दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं तथा प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रत्येक संसाधन का कितनी मात्रा में उपयोग किया जाना है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक समाज को यह निर्णय लेना होता है कि विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए वह अपने दुर्लभ संसाधनों का विनिधान किस प्रकार करे। अर्थव्यवस्था के दुर्लभ संसाधनों के विनिधान से विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के विशिष्ट संयोग उत्पन्न होते हैं। उपलब्ध संसाधनों की कुल मात्रा के परिप्रेक्ष्य में उन संसाधनों का विभिन्न रूपों में विनिधान संभव है और उससे सभी संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं के विभिन्न मिश्रणों को प्राप्त किया जा सकता है। उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी के ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जाने वाली सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के सभी संभावित संयोगों के समूह को अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। यानी जो उपलब्ध संसाधन की मात्रा और उपलब्ध प्रौद्योगिकी के विज्ञान के द्वारा उत्पादित की जाने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं के संभावित संयोगों के समूह को अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल जैसे हम देख लें, एक ऐसी अर्थव्यवस्था को लो जो अपने संसाधन का उपयोग करके अनाज या कपास का उत्पादन करती है। तालिका 1.1 में अनाज तथा कपास के कुछ संयोग को दर्शाया गया है इस तरह से, अनाज यहाँ और यहाँ पर कपास, और ABCD 5 यहाँ पर हैं अनाज के और 5 यहाँ पर कपास के। इसके संसाधन पूर्णतः प्रयुक्त किए जाते हैं। सभी संसाधनों का उपयोग अनाज के ही उत्पादन पर किए जाने पर अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा 4 इकाइयाँ हैं, और सभी संसाधनों का उपयोग कपास के ही उत्पादन में किया जाए तो कपास की अधिकतम उत्पादित मात्रा 10 इकाई है। अगर अनाज का किया जाए यहाँ पर तो 4 है, और अगर कपास का करते हैं तो कितनी है, 10 है। तो कपास की अधिकतम संभावित मात्रा 10 इकाई है। अर्थव्यवस्था में अनाज की 1 इकाई तथा कपास की 9 इकाइयाँ अथवा अनाज की 2 इकाइयाँ तथा कपास की 7 इकाइयाँ, अनाज की 3 इकाइयाँ और कपास की 4 इकाइयाँ उत्पादित की जाती हैं। जहाँ अर्थव्यवस्था में अनाज की 1 वहाँ
कपास की 9, जहाँ अनाज की 2 वहाँ कपास की 7, और जहाँ अनाज की 3 वहाँ कपास की 4, और जहाँ अनाज की 4 वहाँ कपास की 0। इस तरह से उत्पादित की जाती हैं। बहुत सी अन्य संभावनाएं भी हो सकती हैं। रेखाचित्र 1.1 में अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाएं दर्शाई गई हैं। वक्र पर अथवा उसके नीचे स्थित कोई भी बिंदु अनाज अथवा कपास के उस संयोग को दर्शाती है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों द्वारा संभव है। यह वक्र कपास की किसी निश्चित मात्रा के बदले अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा तथा अनाज के बदले कपास की मात्रा दर्शाता है। इस वक्र को सीमांत उत्पादन संभावना कहते हैं, यानी जो दोनों से मिलकर और उनके वक्र को दर्शाएगा उस वक्र को कहेंगे सीमांत उत्पादन संभावना। सीमांत उत्पादन संभावना अनाज तथा कपास के उन संयोगों को दर्शाती है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए किया जाता है। सीमांत उत्पादन संभावना अनाज और कपास के उन संयोग को दर्शाती है जिनका उत्पादन हम हमारी अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए करते हैं। ध्यान दीजिए कि सीमांत उत्पादन संभावना के ठीक नीचे स्थित कोई भी बिंदु अनाज तथा कपास का वह संयोग दर्शाता है जो उत्पादित होगा जो तब उत्पादित होगा जब सभी अथवा कुछ संसाधनों का उपयोग या तो पूरी तरह से न किया गया हो अथवा उनका अपव्यय करते हुए किया गया हो। यदि दुर्लभ संसाधनों में से अधिक संसाधनों का उपयोग अनाज के लिए किया जाएगा तो कपास के उत्पादन के लिए कम संसाधन उपलब्ध होंगे। इसी तरह कपास को अपनाने पर अनाज के लिए कम साधन मिलेंगे। अतः यदि हम किसी एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहते हैं तो अन्य वस्तुओं की मात्रा कम प्राप्त की जा सकेगी। इस प्रकार एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के बदले में दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है। इसे वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत कहते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को अपने पास उपलब्ध अनेक संभावनाओं में से किसी एक का चयन करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में बहुत सी उत्पादन संभावनाओं में से किसी एक का चयन करना ही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। बहुत सी अर्थव्यवस्थाओं में से अगर हम किसी एक का चयन करते हैं तो उसी को हम अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक को पाना चाहते हैं तो हमें दूसरी को छोड़ना पड़ता है। ध्यान दें कि अवसर लागत की संकल्पना व्यक्ति विशेष तथा समाज दोनों पर लागू होती है। यह संकल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा अर्थव्यवस्था में व्यापक रूप से उपयोग में लाई जाती है। अर्थशास्त्र में इसके महत्व के कारण कभी कभी अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये वाला हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। कल हम आगे का टॉपिक आर्थिक क्रियाओं का आयोजन इसको कंप्लीट करेंगे। और इस टाइप के है ना, ये थ्योरिकल पोर्शन नहीं है, और जो न्यूमेरिकल टाइप के हैं उनको हम कम से कम करेंगे, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपका कंटेंट पूछा जाएगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। तब तक टेक केयर। और हम ये कल वाला टॉपिक आर्थिक क्रियाओं का आयोजन ये हम कल से स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच।